नमस्कार, उत्तराखंड खास खबरें देख रहे हैं सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केतनी। उत्तराखंड सरकार द्वारा सैनिक कल्याण पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य तौर पर मुख्यमंत्री धामी ने विशेष रूप से शिरकत की। इस दौरान बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार सैनिक कल्याण को समर्पित है। प्रदेश सरकार द्वारा शहीद सैनिकों की अनुग्रह राशि में वृद्धि की गई है। शहीद परिवारों के सम्मान और सहयोग के लिए कई नई योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार वीरभूमि उत्तराखंड के युवाओं को सेना में अधिक अवसर दिलाने के लिए प्रयास लगातार कर रही है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने लैंसडाउन छावनी परिषद का भ्रमण किया और जवानों के साथ चाय पर चर्चा करते हुए अपने सैन्य जीवन के अनुभव साझा किए। मंत्री जोशी ने सैनिकों की सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा में सैनिकों की भूमिका सर्वोपरि है और सरकार उनके कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने अग्निवीर प्रशिक्षणार्थियों से भी मुलाकात की, प्रशिक्षण की जानकारी ली और उन्हें देश सेवा में अनुशासन व समर्पण को अपनाने का संदेश दिया। इस अवसर पर गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर विनोद सिंह नेगी भी उपस्थित रहे। उत्तराखंड में हाल ही में आई भीषण प्राकृतिक आपदाओं में दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए कांग्रेस की ओर से देहरादून में कैंडल मार्च निकाला गया। ये श्रद्धांजलि मार्च राजेंद्र नगर से किशन नगर चौक तक आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, युवाओं और समाज सेवियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश कोदियाल भी शामिल हुए। हरीश रावत ने आपदा को सरकार की लापरवाही और अवैज्ञानिक खनन का परिणाम बताया। वहीं गणेश कोदियाल ने पर्वतीय क्षेत्र में अवैध खनन पर तत्काल रोक और आपदा पीड़ितों के पुनर्वास के लिए ठोस नीति की मांग की। युवा कांग्रेस नेता रितेश छेत्री ने कहा कि पीड़ितों को पर्याप्त आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। मार्च के अंत में सभी प्रतिभागियों ने मौन रखकर दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी और उत्तराखंड के पुनर्निर्माण में सहयोग का संकल्प लिया। देहरादून में सर्व माइक्रो फाइनेंस इंडिया एसोसिएशन कंपनी, दून समृद्धि निधि लिमिटेड और दून इंफ्राटेक कंपनी द्वारा निवेशकों से की गई कथित धोखाधड़ी के मामले में दून पुलिस ने कार्रवाई की है। पीड़ित निवेशकों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून से मिलकर शिकायत दर्ज कराई कि इन कंपनियों ने फिक्स्ड डिपॉजिट, मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान और सुकन्या प्लान जैसी योजनाओं के नाम पर अधिक ब्याज का लालच देकर उनसे करोड़ों रुपए निवेश कराए, लेकिन समय सीमा पूरी होने पर धन वापस नहीं किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना नेहरू कॉलोनी में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और कंपनियों से जुड़े सभी बैंक खातों को सीज कर दिया गया। एसएसपी देहरादून ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और फरार संचालकों की तलाश में पुलिस टीम सक्रिय है। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा उत्तराखंड के द्वारा हरिद्वार के चित्रकूट मंदिर में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें महासभा के सभी पदाधिकारियों, सदस्यों के साथ ही महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने महासभा के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि समाज को जोड़ने में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और अपेक्षा की जाती है कि आने वाले समय में भी यह अपने उद्देश्यों को इसी तरह पूरा करेगा। वहीं महासभा के उत्तर प्रदेश से अध्यक्ष ने अध्यक्ष उत्तराखंड संजय श्रीवास्तव का धन्यवाद देते हुए कहा कि महासभा की यह बैठक आने वाले समय में महासभा का मार्ग और अधिक मजबूती के साथ प्रशस्त करेगी। साथ ही संगठन के उद्देश्य को दोहराते हुए कहा कि लोगों को एक दूसरे से जोड़ने रखना ही संगठन का मूल उद्देश्य है। ब्रेस्ट कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से सरोवर नगरी नैनीताल में महिला रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रैली में प्रतिभाग करने बड़ी संख्या में पहुंची महिलाएं भी पिंक कपड़ों में नजर आईं। नैनीताल विधायक सरिता आर्य ने फ्लैग ऑफ कर रैली का शुभारंभ किया। रैली में शिरकत करने पहुंचे चिकित्सकों ने कहा कि महिला ब्रेस्ट कैंसर या अन्य कैंसर से ग्रसित होती हैं। ऐसे में ये जरूरी हो गया है कि इस प्राण घातक बीमारी के लिए जन जागरूकता व्यापक रूप से लाई जाए, ताकि महिलाएं जागरूक हो और समय पर इन्हें इलाज मिल सके। वहीं आयोजक आशा शर्मा का कहना है, सरकार पोलियो की तरह ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी घर घर अभियान चलाए ताकि महिलाओं को इस खतरनाक बीमारी से मुक्ति मिल सके। ने एक
अवेयरनेस प्रोग्राम में यहाँ पर आकर प्रतिभाग किया, जिससे कि ये गांव-गांव में जाकर और शहरों में जाकर आज लोग अपनी इस बीमारी को दबा देते हैं, किसी से शेयर नहीं करते हैं। लेकिन आज ईशा और हमारी आशा शर्मा जी ने जगह-जगह मुहिम छेड़कर और सभी को अवेयर करा। अभी सेंट मैरी के बच्चों ने बहुत अच्छी लघु नाटिका यहाँ पे दिखाई। मैं उनका भी आभार प्रकट करूँगी बच्चों का कि बहुत अच्छी लघु नाटिका दिखाई कि इसको शेयर करना चाहिए, दिखाना चाहिए, छिपाना नहीं चाहिए इस बीमारी को, जिससे कि आज आप देख रहे हैं कि ये हरियाणा से हमारे वहाँ एक लेडी आई हुई हैं, रेखा संगवान जी, तो वो उस बीमारी से जूझ रही हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि हम अपनी बीमारी से खुद लड़ते हैं, खुद साहस का परिणाम देकर हम खुद ही डॉक्टर्स का भी सामना करते हैं और इस बीमारी का भी सामना करते हैं। ये तो अक्टूबर का जो महीना है ये पिंक मंथ होता है, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ, और इस महीने में जगह जगह विदेशों में भी और हमारे हिंदुस्तान के भी बड़े बड़े शहरों के अंदर अगर आप बात करेंगे वहाँ बड़ी रैलियाँ रखी जाती हैं, पिंक मैराथन्स होती हैं, मैच होते तो क्रिकेटर्स जो प्लेयर्स हैं वो पिंक ट्रैक सूट में खेलते हैं क्योंकि जागरूकता के लिए। ब्रेस्ट कैंसर का अकेला कैंसर है, महिलाओं में फैलने वाला सबसे बड़ा कैंसर है, सबसे नंबर 1 पे है कैंसर ये, और इसकी जो बचाव है वो जागरूकता है। और एक अकेला कैंसर जिसके 70 to 80% सिम्टम्स विजिबल है, अगर आप उन सब चीज़ों को अगर देख के चलते जागरूक हैं और उन सिम्टम्स को अगर आप थोड़ा सा भी पहचान पाते हैं, इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएं, स्क्रीनिंग कराएं और अपना ध्यान रखें। आप स्वस्थ कैंसर की बीमारी को, मेरा एक सबसे बड़ा जो है कहने का मकसद वो ये वाला, कैंसर की बीमारी को जहन में ना बैठने दें। कैंसर बीमारी है, उससे हम पॉजिटिविटी के साथ लड़ सकते हैं, और अगर आप अच्छे प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ में आगे बढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है। आपके सामने आपने देखा है यहाँ पे आज इस मुहिम के अंदर भी कि 4th स्टेज वाले पेशेंट भी आपने देखे हैं, 2nd स्टेज वाले भी देखे हैं, और जो बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं क्योंकि पॉजिटिविटी के साथ में। मैंने सिम्टम्स जब लिखे हुए हैं बैनर होर्डिंग के ऊपर, उनमें से किसी को भी कोई सिम्टम नज़र आता है वो चाहे मुझसे संपर्क करें या आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और अपनी जांच करवाएं, क्योंकि औरत जो एक समाज की विधाता है, अगर वही स्वस्थ नहीं होगी तो एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना करना बिल्कुल बेकार है। तो इसलिए नारी को उठना है अपने लिए, बेटियों को और बहनों को और मैं माताओं को सबको कहना चाहूँगी, प्लीज़ अपना ध्यान खुद से रखिए और एक स्ट्रॉन्ग। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देशन में चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के तहत थाना विकास नगर में शैक्षणिक भ्रमण पर आए द हिमालयन इंटरनेशनल स्कूल के छात्र छात्राओं को पुलिस द्वारा नए आपराधिक कानूनों, साइबर अपराधों और महिला सुरक्षा से संबंधित जानकारी दी गई। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने छात्रों को भारतीय न्याय संहिता के तहत नए कानूनी प्रावधानों से अवगत कराया और नशे के दुष्प्रभावों पर चेताया। छात्रों को नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलाई गई। साथ ही बढ़ते साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करते हुए OTP या बैंक संबंधी जानकारी साझा न करने की सलाह दी गई तथा शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 की जानकारी दी गई। पुलिस ने गौरा शक्ति ऐप की भी जानकारी दी और बताया कि महिलाएं किसी भी आपात स्थिति में 1090 नंबर पर कॉल कर तत्काल सहायता प्राप्त कर सकती हैं। टिहरी जनपद के मुनिकीरेती थाना पुलिस SOG और साइबर सेल की टीम ने साइबर ठगी के लिए इस्तेमाल हो रहे एक फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया। तपोवन में संचालित हो रहे कॉल सेंटर से 3 संचालकों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा है। 3 आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। आरोपियों के कब्जे से 9 मोबाइल, 1 लैपटॉप, अलग अलग बैंकों के पासबुक, चेकबुक, ATM कार्ड और प्री एक्टिवेटेड सिम के अलावा एक स्कूटी बरामद हुई है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने बताया कि पैन इंडिया लेवल पर संचालित प्रतिबिंब पोर्टल से पता चला कि कुछ संदिग्ध मोबाइल नंबर तपोवन में एक्टिवेट हैं। इस जानकारी पर पुलिस के अलावा SOG व साइबर सेल की टीम का गठन किया गया। मामले के तह तक जाने पर साइबर ठगी के लिए इस्तेमाल हो रहा फर्जी कॉल सेंटर पकड़ में आया। ये फर्जी कॉल सेंटर तपोवन के एक अपार्टमेंट के फ्लैट में चल रहा था। मौके पर अभी तेनेजा निवासी जगाधरी, नीतीश सिंह निवासी सहारनपुर और विजय निवासी यमुनानगर हरियाणा से गिरफ्तार हुए हैं। पूछताछ में इन तीनों ने बताया कि उनके साथ हरिद्वार निवासी अमन चौहान, शाहबाद हरियाणा निवासी संदीप और यमुनानगर निवासी अनिरुद्ध भी फर्जी कॉल सेंटर में काम करते हैं, जो अपने घर गए हुए हैं। कस्टम से पकड़े हुए आईफोन सस्ते दामों में बेचने के नाम पर आरोपियों ने देश में अब तक करोड़ों रुपए की ठगी कर ली है। जांच में पता चला है कि देश में अब तक 36 से ज्यादा शिकायतें आरोपियों के खिलाफ दर्ज है। रेती क्षेत्रांतर्गत तपोवन एरिया में
कुछ इस प्रकार के सिम कार्ड्स एक्टिवेटेड हैं जिनके द्वारा साइबर ठगी की जा रही है, और जो इन ठगी के विक्टिम हैं मोस्टली ये हमारे दक्षिण भारत में कुछ राज्यों में स्थित हैं। तो इन सभी को पर कार्रवाई करने के लिए मेरे द्वारा एक टीम का गठन किया गया था, और हमारी जो साइबर सेल, सीआईयू और थाना मुनि की रेती की टीम के द्वारा इसको पूरा डिटेल में इस पे एनालिसिस किया गया, और उस आधार पर उस लोकेशन को आइडेंटिफाई करके तपोवन क्षेत्र में एक फ्लैट पर जाकर वहाँ पर सर्च किया गया, रेड किया गया। तो उसी दौरान वहाँ से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि वहाँ पर फ्लैट एक किराए पर लेकर एक फर्जी एक कॉल सेंटर संचालित कर रहे थे, और उस कॉल सेंटर के माध्यम से लोगों से साइबर ठगी की जा रही थी। मौके से बड़ी संख्या में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स, मोबाइल फोन्स, बैंक अकाउंट की पासबुक, एटीएम कार्ड इत्यादि बरामद हुए हैं। इनसे पूछताछ में सामने आया है कि ये पूर्व में भी दिल्ली में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन से इस प्रकार के साइबर ठगी के मामले में पूर्व में भी जेल में जा चुके थे, और अभी वर्तमान में बेल पर बाहर चल रहे थे। पिछले कुछ समय से ये तपोवन में इस फ्लैट पे किराए पर रह रहे थे, और यहाँ पर ये लोगों को एक फेक एडवर्टीजमेंट चलाते थे जिसमें कि आईफोन को काफ़ी भारी डिस्काउंट पे बेचे जाने का एक ऑफर दिया जाता था, और इस प्रकार से कुछ इनोसेंट लोग इनके जो साइबर ठगी के जाल में फंस जाते थे, और उन लोगों को फिर कस्टम क्लियरेंस के नाम पर या कुछ एडवांस मनी के तौर पर उन लोगों। एक तरफ बरसात के बाद और मौसम के बदलाव के कारण जहां मानव जीवन को गर्मी से निजात मिलती है, तो वहीं दूसरी ओर इस बदलते मौसम के चलते वन्य जीवों को भी काफ़ी राहत मिलती दिख रही है, और मौसम का लुफ्त उठाते हुए वन्य जीव नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जनपद उधम सिंह नगर के तराई पश्चिम वन प्रभाग में इन दिनों वन्य जीव मौसम का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल एक तरफ बरसात के मौसम में जंगल में चारों तरफ हरियाली रहती है, और जगह जगह नदी नालों में पानी भी पर्याप्त रहता है, तो वहीं मौसम के बदलाव के बाद गर्मी से राहत मिल जाती है। इन दिनों जंगलों में वन्य जीव मौसम का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि हाथी और टाइगर कैसे खुले जंगल में घूमते नजर आ रहे हैं। तराई पश्चिम वन प्रभाग के प्रभागीय वन अधिकारी प्रकाश चंद आर्य ने बताया कि इस मौसम में आम जन को तो अच्छा लग ही रहा है, लेकिन जो वन्य जीव हैं उनको भी गर्मी से राहत मिली है। ये जो सीज़न है इसमें जो हम लोगों को तो अच्छा लग ही रहा है, और लेकिन जो वन्य जीव हैं उनके लिए भी गर्मी से राहत मिली है, काफ़ी अच्छा फील करते हैं इस समय। और ये हम लोग देख सकते हैं कि जब भी हम अंदर जाते हैं जंगल की तरफ तो हमको लगातार दिखता है कि वन्य जीव काफ़ी संख्या में बाहर निकल के आते हैं बाहर, तो वो बड़ा अच्छा सीज़न है इस समय। और जो हमारे टूरिस्ट हैं जो कांटों में जो भी आते हैं उनको अधिक से अधिक मात्रा में इस समय उनको साइटिंग हो रही है, तो ये बहुत बढ़िया सीज़न है। और इसी को देखते हुए लगातार हमारा कांटो जोन जो है लगातार इस समय जो है पूरे उस पर चल रहा है, लगातार बुकिंग पूरी फुल हो रही है। कई जगह कई बार हमारा जब ऑनलाइन फुल हो जा रहा है तो उसके बाद में हमको कई बार अप्रोच करते हैं लोग, लेकिन क्योंकि हमारी एक लिमिटेशन है उसके हिसाब से ही हम उतना कर पाते हैं। लेकिन इस समय बहुत बढ़िया सीज़न है और वन्य जीवों के लिए भी बहुत अच्छा है। देखिए जो आबादी वाला जो लगे हुए जो हमारे वन क्षेत्र हैं इस बीच में मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और ये एक हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है जिसको कि हमको फेस करना है। और क्योंकि हमारा जो हम लोगों के जो संरक्षण के प्रयास हैं वो सब फलीभूत हुए हैं, हमारे नंबर ऑफ टाइगर्स बढ़े हैं, नंबर ऑफ हर्बीवोर्स और अन्य जानवर भी बढ़े हैं। तो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ है कि जो लेपर्ड है जो जंगल के अंदर रहता था वो उसको मजबूरी में टाइगर की वजह से बाहर निकल के आना पड़ रहा है। तो वो आबादी से लगे हुए जो क्षेत्र हैं, जो क्योंकि जो जंगल से लगे हुए क्षेत्र हैं जिसमें कि गन्ने की फसल होती है, धान की फसल है या इस तरीके की जो भी फसल है उसमें उनको शेल्टर भी मिलता है और वहाँ पे उनको भोजन की भी व्यवस्था हो जाती है। तो इसलिए वो ज़्यादातर वो हो जाए उसी क्षेत्र में रह रहे हैं, और इसी क्रम में कई बार वो उनका जो है मनुष्यों के साथ में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, और उसकी वजह से कई बार अप्रिय स्थिति भी पैदा होती है वन्य जीवों के लिए भी और ह्यूमन हैबिटेशन के लिए भी। तो वो हमारी चुनौती है, उसको एड्रेस करने के लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, गवर्नमेंट हमारी पूरे जो 9 अक्टूबर को पौड़ी जनपद में होने वाले राज्य स्तरीय उत्तराखंड सरकारी शिक्षा बोर्ड विद्यालय टेबल टेनिस खेल प्रतियोगिता में जनपद चमोली से प्रतिभा करने हेतु गोपेश्वर स्टेडियम टेबल टेनिस सेंटर में चमोली जनपद स्तरीय टेबल टेनिस विद्यालय टेबल टेनिस टीम के चयन ट्रायल करवाए गए, जिनमें एक बार फिर ज्योतिमठ टीटी ट्रेनिंग सेंटर के प्रशिक्षु खिलाड़ियों का जलवा बरकरार रहा।
काशीपुर में बीते दिनों हुए जुलूस प्रकरण में अब एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां अब तक कुल 35 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं 9 नाबालिग बच्चों को किशोर न्याय बोर्ड उधम सिंह नगर से जमानत मिल गई है। रुद्रपुर स्थित किशोर न्याय बोर्ड की प्रधान मजिस्ट्रेट शिखा भंडारी ने यह फैसला सुनाया। बताया जा रहा है कि सुनवाई के दौरान मुजीब एडवोकेट ने नाबालिगों की ओर से मजबूत तर्क रखते हुए अदालत को यह भरोसा दिलाया कि सभी बच्चे भविष्य में किसी भी तरह की अनुचित गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत मंजूर कर ली। इस फैसले के बाद बच्चों के परिवारों में राहत की लहर है। वहीं प्रशासन अब भी घटना के अन्य आरोपियों की तलाश में जुटा हुआ है। बताते चले कि काशीपुर में हुए जुलूस के दौरान हुई इस घटना में अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलिस की जांच जारी है। 21/9/2025 को जो अली खां में घटना हुई थी और एक जुलूस निकला था बांसपुड़ान में पुलिस के साथ जो घटना हुई थी, तो उसमें पुलिस द्वारा करीब 35 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। उसमें जिसमें से कि नाबालिग 10 बच्चे करीब किशोर न्यायालय में जिनकी बेल लगी थी, आज माननीय किशोर न्यायालय द्वारा हमें उनमें बेल दी गई है, जिसमें मैंने मोहम्मद फरहान अफजल व मोहम्मद सुभान की बेल मैंने इसमें कराई है। एक बेल मेरी और लगी है, वो 6 तारीख में लगी है। तो आज माननीय न्यायालय ने हमारे तर्कों को सुन के उन दोनों को जमानत पे दिया गया। हमारे साथ साथ करीब 9 बच्चों की बेल और दी गई है, जिसमें और अधिवक्ताओं ने भी पैरवी की है। अभी 2 बच्चे और हैं, उनकी भी बेल 6 तारीख लगी है, उनकी भी 35 लोगों की इसमें करीब गिरफ्तारी की गई है पुलिस द्वारा, जिसमें बाकी की बेल काशीपुर न्यायालय में विचाराधीन है। तो इसमें कुछ लोगों की बेल 6 अक्टूबर 2025 को लगी है। उनकी बेल की तारीख कुछ लोगों ने अपनी बेल लगाई है, तो उसमें 6 अक्टूबर 2025 की नियत तिथि है माननीय न्यायालय काशीपुर। तो न्यायालय का विवेक है, न्याय प्रणाली हमारी बहुत अच्छी है और जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि आज किशोर न्यायालय ने हमारी तर्कों को सुनकर न्याय दिया है, बच्चों को रिहा किया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि न्यायालय भी हमारे तर्कों को सुन के या परिस्थितियों को सुनकर इसमें अच्छा निर्णय देगा। सरकार के द्वारा निर्धारित समय में खटीमा में धान खरीद केंद्र शुरू कर दिए गए हैं, जिसमें उप जिलाधिकारी खटीमा और एसएमआई ने अपनी टीम के साथ मिलकर कृषि मंडी समिति का निरीक्षण किया। वहीं पहले दिन धान खरीद केंद्र में कुछ असुविधा रही, लेकिन जितने भी किसानों के धान मंडी समिति में आए सब तुलवाकर मिलों में भेज दिए गए। वहीं किसानों का कहना था कि पहले दिन कुछ अड़चन आई, लेकिन सरकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के तहत किसानों का धान तोलकर मिलों में भेजा गया। वहीं उपजिलाधिकारी खटीमा तुषार सैनी का कहना था कि सरकार के द्वारा धान खरीद केंद्र शुरू कर दिए गए हैं। किसान और संबंधित अधिकारी के बीच सामंजस्य से धान क्रय केंद्र का कार्य किया जाएगा, जिससे कोई असुविधा ना हो। देखिए, आज से हमारी धान खरीद जो है खटीमा मंडी में शुरू हो गई है। इसी के दृष्टिगत धान क्रय सेंटर्स का जो है निरीक्षण किया गया और मेरा इसमें यही है कि किसानों को और जो व्यापारी हैं दोनों को ही किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। दोनों जो ग्रुप्स हैं सामंजस्य बनाकर उनकी जो है धान खरीद कराई जाए और ये जो मंडी में जो धान आ रहा है उसका सुचारू रूप से जो है वो उसकी जो परचेजिंग हो जाए और यहाँ पर जो मंडी में जो क्रय सेंटर बने हैं वो उनके माध्यम से भी जो है वो ये जो कहना चाहेंगे कि जैसे तो हमारी मीटिंग हुई थी मंडी परिसर में, तो यहाँ से आश्वासन दिया था कि 2 दिन त्योहार है, उसके बाद 3-4 तारीख को सुचारू होगी। तो एसएमआई साहब ने उसके करके पोर्टल का सारा कह रहे थे हम कर लेंगे 4 तारीख को। तो उसी बात पे खैर आज ट्रालियाँ आई, किसानों की ट्रालियाँ कच्चे आड़त में तोल करके आवंटित की गई मिलों को, सब मिलों में चली गई। साथ के साथ ही जो सूखे धान थे 15-17 माउचर से नीचे या 17 माउचर तक के वो संबंधित कांटे आरएफसी के वहाँ पे तोल शुरू कराई गई है। ना असुविधा नहीं हुई, पहला दिन है, थोड़ी बहुत छुटपुट असुविधा तो होती है कि लेबर आने में चाहे कोई, वैसे कोई असुविधा हुई नहीं, वैसे शुरू हो गई। तो अच्छा, मेरा नाम बलविंदर सिंह, जिला प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन टिकैत। देश भर में आज से वन्य जीव सप्ताह हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत वन विभाग चिड़ियाघर प्रबंधन के द्वारा स्कूली छात्र छात्राओं समेत स्थानीय लोगों के लिए 12 किलोमीटर की मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन को डिप्टी डायरेक्टर स्वाति मेहरा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो नैनीताल की मॉल रोड होते हुए पाइन्स तक गई और वापस मल्लीताल पंत पार्क पर आकर समाप्त हुई।
नैनीताल जू की डिप्टी डायरेक्टर स्वाति मेहरा ने बताया कि चिड़ियाघर में सप्ताह भर तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें स्कूली बच्चों के लिए क्विज प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, बर्ड वॉचिंग का कार्यक्रम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बढ़ती जनसंख्या और विकास के चलते वन्य जीवों के प्राकृतिक स्थलों में हस्तक्षेप के कारण वन्य जीव और मानव में संघर्ष बढ़ता जा रहा है, जिसे हमें समझना होगा, तभी हम वन्य जीव और मानव के बीच बढ़ते संघर्ष को कम कर सकते हैं। रावली महदूद गांव में नशा मुक्त गांव अभियान के तहत लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया और उन्हें शपथ दिलाई गई। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 को सफल बनाने के लिए एसएसपी हरिद्वार के आदेश के क्रम में हरिद्वार पुलिस ने अपने अपने थाना क्षेत्र में गांव-गांव जाकर चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया। नशा मुक्त शहर नशा मुक्त गांव अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के साथ साथ नशे के कारोबार को रोकने के लिए ग्रामीणों से सहयोग की मांग की गई। ग्राम प्रधान द्वारा बताया गया कि सिडकुल थाना द्वारा गांव में चौपाल लगाई गई। देखिए, आज एक चौपाल का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें थाना सिडकुल से हमारे जो एसआई साहब है वो आए हुए थे और गांव के सभी लोगों के बीच में चौपाल का कार्यक्रम रखा गया। केवल इसलिए रखा गया है कि क्राइम आजकल बहुत बढ़ रहा है। एक तो नशे को लेके बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ रहा है ना, और एक साइबर क्राइम। तो इन दोनों से लोगों को जागरूक करने के लिए निर्देश किया गया और समझाया गया कि जागरूक रहें और अपने आस पड़ोस के जितने लोग रहते हैं उनको जागरूक किया जाए कि साइबर के लिए अनेक तरीके से कॉल आती है, रात को आती है, डे में आती है, वीडियो कॉल्स आती हैं, ब्लैकमेलिंग का केस आते हैं ना, तो उनसे बचा जाए। साइबर क्राइम कैसे चल रहा है आपको सभी को पता है। और नशे के लिए गांव के आस पड़ोस में जो नशे का व्यापार कर रहे हैं, देखो हम लोग हमारे गाँव के बीच में अगर चल रहा है कहीं, तो हमारे लोगों को जानकारी होगी, तो लोग डरते हैं कि भाई हमारा नाम कहीं ओपन ना हो जाए, कहीं कोई बता ना दे तो हम लोग आपसे दुश्मनी ना हो जाए। तो उससे बचने के लिए लोग बहुत सारे बताते भी नहीं, शिकायत भी नहीं कर पाते। लेकिन उसमें आज थाना सिडकुल के द्वारा पूर्ण रूप से सहयोग किया गया और कहा गया कि हम भविष्य में जब भी कभी हम कोई शिकायत करेगा किसी नशे के खिलाफ और किसी नशेखोरी वाले के खिलाफ, तो उस नाम को गुप्त रखेंगे। सबसे बड़ी जो भूमिका होती है हम लोगों की, सोशल मीडिया होता है। उत्तराखंड खास में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।